नमस्कार, खबर असरदार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मिशन झारखंड की शुरुआत कर दी है, जिसमें आज शाह ने 2 रैलियों के जरिए सरकार की उपलब्धियां गिनाई और राम मंदिर और धारा 370 का जिक्र कर विरोधियों को अपने निशाने पर लिया। झारखंड के रण में गुरुवार को उतरे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चुनाव प्रचार का शंखनाद किया, जिसमें लातेहार में आयोजित पहली रैली में राम मंदिर का जिक्र कर शाह ने कहा कि अयोध्या में आसमान छूने वाला राम मंदिर बनेगा। अभी अभी देश की सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला कर ये निर्णय कर दिया है सर्वानुमत से कि राम जन्मभूमि की जो जगह है वही जगह पर आसमान को छूने वाला भव्य मंदिर। राम मंदिर का जिक्र कर शाह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस राम मंदिर में रोड़ा बनी हुई थी। देश का हर व्यक्ति चाहे कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर बने, मगर ये कांग्रेस पार्टी कैसी नहीं चली। रैली में अमित शाह ने राम मंदिर के मुद्दे के अलावा धारा 370 को लेकर भी कांग्रेस को घेरा। ये कांग्रेस पार्टी अपनी वोट बैंक की लालच में 70 साल से नहीं चला, इसका रास्ता नहीं निकाला। नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत माता के मुकुटमणि पर कलंक था 370 और 35 का, उसको हटाकर आज कश्मीर के विकास का इसके अलावा शाह ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन पर भी सवाल खड़े किए। कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा गरीबों की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, 70 साल तक आपने शासन किया, गरीब के घर में गैस क्यों नहीं पहुंची? गरीब के घर में बिजली क्यों नहीं पहुंची? गरीब के घर में स्वास्थ्य का कार्ड क्यों नहीं पहुंचा? विरोधियों पर हमले बोलने के साथ ही शाह ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और रैली में चुनावी वादे भी किए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने झारखंड में पिछड़े वर्ग को ज्यादा आरक्षण देने के लिए आयोग बनाने का भरोसा दिया। बनने के बाद हम पहला काम करने वाले हैं, आरक्षण के अंदर जो व्यवस्था है उसके लिए कमीशन बनाकर पिछड़ा समाज के युवाओं को कैसे ज्यादा से ज्यादा आरक्षण मिल पाए, इसकी व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अमित शाह ने गुरुवार को लातेहार के अलावा लोहरदगा में भी रैली की और उस रैली में भी कांग्रेस गठबंधन को जमकर निशाने पर लिया। बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव है, जिसमें कुल 81 में से 13 सीटों पर पहले चरण में 30 नवंबर को चुनाव होने हैं और इसी को देखते हुए शाह ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए विरोधियों को निशाने पर लिया और इस दौरान चुनावी वादे भी किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दिल्ली में कई दौर की बैठक के बाद अब मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के लिए शुक्रवार को अंतिम बैठक होगी। दिल्ली में कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने संयुक्त पीसी में इसकी जानकारी दी। वहीं कल कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, अहमद पटेल और मल्लिकार्जुन खड़गे मुंबई जा रहे हैं। यहां पर ये लोग शिवसेना और एनसीपी के साथ चर्चा करेंगे। इससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने 1 दिसंबर से पहले सरकार बनाने की प्रक्रिया साफ होने की बात कह दी थी। रक्षा मंत्रालय की कमेटी में शामिल किए जाने पर सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के विरोध को राजनीति करार दिया। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर का विवाद पीछा नहीं छोड़ रहे। नया विवाद उनके रक्षा मंत्रालय की कमेटी में शामिल होने पर शुरू हुआ है। इस कमेटी के चेयरमैन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, जबकि सदस्यों में फारूक अब्दुल्ला, ए राजा, सुप्रिया सुले, मीनाक्षी लेखी, राकेश सिंह, शरद पवार, जेपी नड्डा, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के अलावा दूसरे सदस्यों को भी शामिल किया गया है। इस पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। एमपी कांग्रेस ने बाकायदा ट्वीट कर इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। वहीं एमपी कांग्रेस के नेताओं ने तंज भी कसा। कथनी और करनी में फर्क है भारतीय जनता पार्टी की कि मोदी जी ने कहा था
कि उन पे एक्शन भी लेंगे, जिस तरह के उनके विवादित बयान आए थे। तो मैं समझता हूँ कि जिन पे बहुत से आरोप हैं और जो अभी प्रकरण चल रहे हैं तो और उन आरोपों में वो जेल भी गई है, तो रक्षा समिति जैसी इम्पोर्टेंट समिति में उनका लिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब जिनके हाथ खून में लिप्त हों, देवास जिले में सुनील जोशी के मर्डर केस जिन पे चला हो, अब ये देश की क्या रक्षा कर पाएंगी? ठीक है, नरेंद्र मोदी बड़े विद्वान प्रधानमंत्री, उनके पास इसमें के तत्व ज़्यादा हैं। ठीक है भाई, देखते हैं कितनी रक्षा करती हैं। देखिए, ये प्रेरोगेटिव स्पीकर का होता है, पार्टीज का होता है, तो मैं इस पे टिप्पणी नहीं कर सकता, बट एज अ सिटीजन मैं कह सकता हूँ वी फील एम्बैरेस्ड। उधर कांग्रेस के ऐतराज को बीजेपी ने गैर जरूरी करार दिया है। बीजेपी का तर्क है कि जनता ने प्रज्ञा ठाकुर को चुना है और ऐसे में उनको कोई भी जिम्मेदारी दी जाना नियम संगत है। वो एमपी हैं, उनका हक है शामिल होने का, इस पर तो उजूर नहीं करना चाहिए। एमपी हो गया तो जो विचारधारा वगैरह है वो सब खत्म हो गया। अब तो उसको जो पार्लियामेंट का रूल है उसके हिसाब से बात करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। वो ठीक है, उनका हक है, वो एमपी हो गई तो उनका हक है और वो निभाएंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे अपनी। लोकसभा का सांसद हो या राज्यसभा का संसदीय समिति के सदस्य होने का उसका अपना हक होता है और ये अधिकार संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों को है, सचिवालयों को है और उसी के आधार पर सदस्य बनते हैं और वो किसी भी पार्टी के हों। जो संसद का सदस्य है उसके नाते जिम्मेवारी, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है। अब कांग्रेस को छाती पीट कर मातम मनाना है हर मामले में, तो मनाती रहे, उनको शौक इसका है, तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। लोकसभा चुनाव के दौरान साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान एक के बाद एक विवादों में रहे। बोर्ड से हेमंत करकरे को लेकर उनके दिए बयान से पार्टी ने किनारा कर लिया था। प्रज्ञा के बयानों पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। ऐसे में उनके रक्षा समिति में शामिल किए जाने को लेकर नया विवाद खड़ा हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। दो 2013 के पुलिस में कांस्टेबल भर्ती घोटाले पर सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 31 आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। कोर्ट 25 नवंबर को अब इस मामले में सजा का ऐलान करेगा। बता दें कि व्यापम की तरफ से साल 2013 में कांस्टेबल की भर्ती की परीक्षा ली गई थी और इस परीक्षा में गोलमाल किया गया। दोषी करार दिए गए लोगों में उम्मीदवार, बिचौलिए और फर्जी परीक्षार्थी शामिल हैं। 31 में 12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी परीक्षार्थियों का सहारा लिया था। इस मामले में अप्रैल 2017 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। इधर ग्वालियर में पुलिस की नाक के नीचे एक फर्जी यातायात थाना संचालित हो रहा था और उसके नाम पर कुछ लोग पुलिस की वर्दी पहनकर अवैध वसूली भी कर रहे थे। इसका खुलासा आरटीआई में लगाए गए सवाल से हुआ है। जो मामला सामने आया वो और भी चौंकाने वाला है, जिसमें यह खुलासा हुआ कि वर्तमान में आरआई 1 साल पहले थाना प्रभारी रहे अरविंद दागी की भी मुख्य भूमिका रही है, जिन्होंने फर्जी थाने को तैयार किया और नगर रक्षा समिति के 4 सदस्यों को पुलिस की वर्दी पहनाकर उनसे अवैध वसूली कराई। अब मामले के खुलासे के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और अधिकारी नोटिस देकर जवाब मांगने की बात कह रहे हैं। ग्वालियर में कुछ पुलिस अधिकारियों द्वारा, जिसमें कि वर्तमान आरआई श्री अरविंद दांगी, जो कि पूर्व में ट्रैफिक थाने में पदस्थ थे, उनके द्वारा फर्जी रूप से ट्रैफिक थाने का संचालन किया गया। फर्जी रूप से थाना प्रभारी के रूप में काम किया गया, जो कि ट्रैफिक थाना प्रभारी, यातायात थाना प्रभारी पूर्वी क्षेत्र की नियुक्ति थी ही नहीं, क्योंकि राज्य शासन के नियमानुसार प्रत्येक जिले में एक ही ट्रैफिक थाना होता है। पूर्वी क्षेत्र थाना अवैध रूप से चलाया गया, थाना प्रभारी के नाम पर अवैध रूप से उगाही की गई। इस पूरे मामले में नगर रक्षा समिति के लोगों को, जिनको चूंकि पुलिस मैनुअल में और आईपीसी में स्पष्ट उल्लेख है कि पुलिस और उससे मिलती जुलती वर्दी धारण करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो यह आईपीसी में दंडनीय अपराध है। इस पूरे मामले में इन्होंने नगर रक्षा समिति के लोगों को पुलिस की खाकी वर्दी, उनके मोनो लगे बैच,
पहनाए, जिस पर उनसे अवैध वसूली कराई गई। ये पूरा मामला जांच में आया। जांच में आने के बाद इस पूरे मामले में जांच में यह सारे आरोप प्रमाणित पाए गए हैं। जांच रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आई है, उसको अध्ययन करके उस पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है निरीक्षक दांगी को, उनका पक्ष जानने के लिए, और फिर जवाब प्राप्त होने पर जो विधि अनुसार समीक्षा करके जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। दूध की शक्ति को जन जन तक पहुंचाने के लिए अमूल ब्रांड के बाइकर्स की रैली गुरुवार को एमपी की राजधानी भोपाल पहुंची। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन डॉक्टर वर्गीस कुरियन के संदेश के जरिए जागरूकता फैलाने वाले ये बाइकर्स करीब 2500 किलोमीटर का सफर तय करेंगे और 26 नवंबर को श्वेत क्रांति के जनक के जन्मदिन पर गुजरात की मिल्क सिटी पहुंचेंगे। देश के युवाओं और किसानों को दूध के प्रति जागरूक करने के लिए ये बाइकर्स गांव-गांव और शहर-शहर की खाक छान रहे हैं। देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी से निकला अमूल ब्रांड के 50 बाइकर्स का समूह इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर होते हुए भोपाल पहुंचा। मिल्क प्रोडक्शन में भारत को नंबर 1 बनाने वाले श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये बाइकर्स जिन इलाकों से गुजर रहे हैं वहां पर दूध की कोऑपरेटिव सोसाइटीज को दूध की शक्ति के प्रति जागरूक कर रहे हैं। डॉक्टर कुरियन के विचार, उनकी आइडियोलॉजी जो युवा है उनमें प्रदान हो, उनमें ट्रांसफर हो, उनको पता चले डॉक्टर कुरियन के बारे में, इसके लिए बाइक रैली का आयोजन किया गया है। हम रैली से ये संदेश देना चाहते हैं कि जो डॉक्टर कुरियन ने भारत को दूध उत्पादन में जो स्वनिर्भर बनाया था, तो ये अपने आप में एक बड़ा योगदान है कि करोड़ों लोगों को स्वरोजगारी का एक अवसर प्राप्त हुआ है। 15 नवंबर को वाराणसी से शुरू हुई रैली 12 दिन में करीब 2500 किलोमीटर का सफर तय करेगी। भोपाल के बाद ये रैली उज्जैन, गोधरा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से होती हुई गुजरात में मिल्क सिटी आनंद तक जाएगी, जहां मिल्क प्रोडक्ट्स के जरिए लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जागरूक करेगी। मेन जो मकसद है जो ये है कि जो किसान है जो हमसे जुड़े हुए हैं, अमूल से जुड़े हुए हैं या बाकी कोऑपरेटिव से जुड़े हुए, उनके प्रति उनमें एक इंस्पिरेशन जगाना है और बाकी किसानों को इसमें इन्वॉल्व करना है और जो सहकार का है वो महत्व सबको समझाना। बता दें कि 26 नवंबर को अमूल ब्रांड के संस्थापक डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्मदिन है। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर कुरियन ने 1998 में भारत को अमेरिका से भी बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बनाया और लाखों किसानों को स्वरोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बनाया। डॉक्टर कुरियन के संदेश को लेकर निकले ये बाइकर्स देश के अलग अलग राज्यों में युवाओं और किसानों को दूध के उत्पादन और व्यापार के जरिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और बड़ी खबर बता देते हैं आपको, इस वक्त सरदार सरोवर बांध डूब प्रभावितों को राहत मिली है। सरकार मकान के लिए 5,80,000 रुपए देगी। मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल ने इस मामले को लेकर बैठक की है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रतिनिधियों के साथ ये बैठक उन्होंने की और इसके साथ ही डूब प्रभावित गांव में समितियों का गठन भी किया जाएगा, इसको लेकर भी सहमति बनी है। तो ये बड़ी खबर और बेहद अहम खबर, सरदार सरोवर बांध के डूब प्रभावित जो लगातार आंदोलित थे अपनी मांगों को लेकर, अपनी बातों को लेकर सरकार तक पहुंचाने के लिए वो आंदोलन कर रहे थे। अब सरकार मकान के लिए इनको 5,80,000 रुपए देगी। मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल ने ये बैठक की है और नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में ये भी तय हुआ है कि डूब प्रभावित गांव में समितियों का गठन होगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धान खरीदी के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बीजेपी पर किसान विरोधी आरोप लगाते हुए सांसदों के घर और दफ्तरों के बाहर नगाड़ा बजाने का फैसला कर लिया है। पीसीसी ने बाकायदा इसके लिए आदेश जारी कर सभी जिला और ब्लॉक अध्यक्षों को 22 नवंबर से बीजेपी सांसदों के घरों और दफ्तरों के बाहर दल बल के साथ नगाड़ा प्रदर्शन करने के लिए कह दिया है। धान खरीदी के मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों द्वारा अपनाए जा रहे किसान विरोधी रवैये को बेनकाब करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के सभी लोकसभा क्षेत्र के सांसदों के
निवास कार्यालय का घेराव किया जाएगा। 22 तारीख से यह घेराव कार्यक्रम अलग अलग तिथियों में अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के सांसदों के कार्यालयों और उनके निवास का किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम ने सभी जिला कांग्रेस अध्यक्षों, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों, प्रदेश पदाधिकारियों को कांग्रेस के नगाड़ा बजाओ आंदोलन पर बीजेपी कड़ी प्रतिक्रिया दे रही। कांग्रेस के आंदोलन पर चेतावनी देते हुए बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि अगर कांग्रेस में दम है तो वो सांसदों के घरों के सामने नगाड़ा बजाकर दिखा दे। हम न केवल उस नगाड़े को फोड़ देंगे बल्कि अगले दिन सीएम हाउस का घेराव करेंगे। कांग्रेस ने इस बात को तय किया है कि वो सांसदों के घर के सामने नंगाड़ा यदि प्रदर्शन करेंगे अपनी कमियों को छुपाने के लिए, तो बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता भी तैयार है कि उस नंगाड़े को किस तरीके से हटाया जाता है या उस नंगाड़ों को किस तरीके से फोड़ा जाता है, उसके लिए बीजेपी का कार्यकर्ता सभी सांसदों के घर के सामने तैयार रहेगा। और हम चुनौती देते हैं कि यदि कांग्रेस में दम है तो आकर सांसदों के घर के सामने नंगाड़ा प्रदर्शन करके दिखाए। यदि उन्होंने इस तरह का प्रयास किया तो ये तय है कि अगले दिन हम सीएम हाउस में जाकर सीएम हाउस का घेराव। गोवा में 50वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज हुआ। उद्घाटन समारोह में अमिताभ बच्चन, रजनीकांत समेत कई फिल्मी हस्तियां मौजूद थीं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। बिग बी अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। वहीं सुपरस्टार रजनीकांत को आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। इस दौरान रजनीकांत ने अमिताभ बच्चन के पैर भी छुए। थैंक यू सो मच अमित जी फॉर। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।